नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नौ सेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आप जरूर डेली ज्वाइन कीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस अमेजिंग से सेशन को एक मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर आप किसी भी जगह असफल हो जाते हैं तो आपको निराश नहीं होना है, बल्कि अपनी कमियों को देखना है कि हमने कहाँ गलती की है और उनको सुधारो। और रुकना नहीं है बल्कि फिर से चलो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आज हम जिस टॉपिक से एमसीक्यू कवर करेंगे, टॉपिक का नाम है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलते हैं, उसी से रिलेटेड आज हम एमसीक्यू कवर करेंगे। ध्यान रखना, जो प्रेगनेंसी के टाइम जो फीमेल में चेंजेस देखे जाते हैं फिजियोलॉजिकल, वो नॉर्मल है, वो कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट हैपेंस टू प्लाज्मा वॉल्यूम। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा वॉल्यूम में क्या चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, डिक्रीजेज घटेगा, रिमेन्स सेम समान रहता है, इंक्रीजेज बढ़ता है, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज या पहले बढ़ता है और फिर घटता है। हमेशा याद रखना बच्चा, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। ठीक है, बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि कितना बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, 40 to 50% बढ़ेगा। ठीक है, अगर ml की बात करें कि ml में बताओ कितना बढ़ेगा, ठीक है, तो 1250, ठीक है, ml। देन तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इसका परसेंटेज भी ध्यान रखना और ml में कितना बढ़ेगा वो भी ध्यान रखना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन को आप जरूर डेली ज्वाइन करो, यहाँ पे मैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाती हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ PYQ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पूछा गया है, when does the increase in plasma and blood volume begin during pregnancy। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा और ब्लड वॉल्यूम है उसमें वृद्धि कब शुरू होती है। ठीक है, कब से स्टार्ट होती है। एट 12 वीक्स, 12 सप्ताह पर, एट 6 वीक्स, 6 सप्ताह पर, एट 20 वीक्स, 20 सप्ताह पर, एट 30 वीक्स या फिर 30 सप्ताह पर। ध्यान रखना बच्चा, जो प्लाज्मा एंड ब्लड वॉल्यूम है स्टार्ट टू इंक्रीज। ठीक है, स्टार्ट कब होगा इसका इंक्रीज होना, वो होगा बच्चा, ध्यान रखना, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन। कब, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा गया है, ब्लड वॉल्यूम कंटिन्यूअस टू इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप टू विच वीक। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेगनेंसी में जो ब्लड वॉल्यूम है उसकी मात्रा कंटिन्यूअस इंक्रीज कब होगी। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, वो होती है 30 वीक्स में। कब, 30 वीक्स में कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंस टू रेड ब्लड सेल काउंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान आरबीसी की संख्या में क्या होता है, क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। डिक्रीज होगी, घटेगी, रिमेन्स कांस्टेंट स्थिर रहती है, इंक्रीजेज बढ़ती है या फिर फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। ध्यान रखना बच्चा, जो आरबीसी की संख्या है वो भी क्या है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि कितनी परसेंट। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे इसका परसेंट 20 to
30%। कितना? 20 to 30%। अगर ml की बात की जाए तो ml में भी बच्चा आपको याद रखना है कितना? ध्यान रखना 350 ml। ठीक है, डन। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन हीमोग्लोबिन लेवल ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी? क्या पूछा गया है कि सामान्य गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी? ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल प्रेगनेंसी के ही हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो हीमोग्लोबिन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रैपिडली इंक्रीजेज होगा या रैपिडली डिक्रीजेज होगा या स्लाइटली डिक्रीजेज होगा? ध्यान रखना बच्चा, जो एचपी है उसका भी जो लेवल है वो क्या होता है बच्चा? इंक्रीजेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कितना। ठीक है, अब बात आती है कितना परसेंट। ध्यान रखना बच्चा, 18 to 20%। ठीक है, कितना? 80 to 20% इंक्रीज होगा। अगर बात की जाए कि कितना अमाउंट, तो यहाँ पे 85 ग्राम। ठीक है, कितना? 85 ग्राम। ये दोनों पॉइंट और ध्यान रखना। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। What change occurs in hematocrit value during pregnancy? क्या पूछा गया है? वैल्यू गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में हेमेटोक्रेट की जो वैल्यू है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है? ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, जो हेमेटोक्रेट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी डिक्रीज होगी? परसेंट भी ध्यान रखना, यहाँ पे डिक्रीज होगी तो माइनस का साइन लगाएंगे आगे। ध्यान रखना 3 to 5%। ठीक है, कितनी? 3 to 5%। और अगर हमें अमाउंट की बात करें, ठीक है, क्लियर, तो -5% डिक्रीज। ठीक है, देन चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का साइन जरूर ध्यान रखना बच्चा, अगर डिक्रीज होगी तो आपको माइनस वाले साइन को ही करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, कहीं ऐसा भी देता है वो 3 to 5%। ठीक है, 3 to 5%, तो ये गलत होगा, ये सही होगा जहाँ पे माइनस का साइन लगा होगा। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा गया है? What is the phase called after 30 weeks of gestation? क्या पूछा गया है कि 30 वीक ऑफ gestation where plasma volume stabilized? क्या पूछा है कि 30 वीक्स के बाद जब प्लाज्मा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, ठीक है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? ध्यान रखना बच्चा, उस अवस्था को कहते हैं जब एक प्लाज्मा वॉल्यूम बिल्कुल कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उस फेज को हम कहते हैं फ्लोटिंग फेज। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग फेज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन अगर सेशन पसंद आए तो जरूर डेली इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर करवा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया है? रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम विच वीक ऑफ जेस्टेशन? क्या पूछा गया है कि आरबीसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के किस सप्ताह से बढ़ना शुरू करती है? ठीक है, किस वीक में ये अपना जो इंक्रीजिंग है वो कब स्टार्ट करेगी? ध्यान रखना बच्चा, वो करती है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? 10 वीक्स में। ठीक है, कब बच्चा? 10 वीक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। आरबीसी काउंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किल? क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान आरबीसी की वृद्धि कब तक होती रहती है? ठीक है, ध्यान रखना, इसकी वृद्धि तब तक होती रहती है फुल टर्म, गर्भावधि पूरी होने तक ही इसकी वृद्धि होती रहती है। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुल टर्म।
ठीक है, ध्यान रखना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस मोर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या पूछा गया है यहाँ पे कि प्रेगनेंसी के दौरान निम्न में से कौन अधिक मात्रा में बढ़ता है? सॉरी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा वॉल्यूम। ध्यान रखना बच्चा, जो ठीक है, ध्यान रखना जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो अधिक बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा गया है? वेयर इज द टर्म यूज्ड व्हेन प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन आरबीसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या पूछा गया है कि गर्भावस्था में जब प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है, आरबीसी से अधिक बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ध्यान रखना जब प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है, क्या प्लाज्मा वॉल्यूम आरबीसी से अधिक इंक्रीज होगा तो उसे हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम? हीमोडाइल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं? हीमोडाइल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हीमोडाइल्यूशन होता है तो फीमेल को बच्चा फिजियोलॉजिकल क्या है? एनीमिया देखने को मिलता है। क्या? फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा गया है? सॉरी, What condition is caused by hemodilution during pregnancy? क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ठीक है, वैसे मैंने ऊपर बता दिया क्या स्थिति उत्पन्न होगी। फिजियोलॉजिकल एनीमिया फीमेल को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू WHO, हीमोग्लोबिन लेवल below which value is considered anemia in pregnancy? क्या पूछा गया है बच्चा? अकॉर्डिंग टू WHO पूछा है कि WHO के अनुसार प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल किस मान से कम होने पर एनीमिया माना जाता है। मतलब कि WHO कितने मान को एनीमिया की कंडीशन मानता है फीमेल के अंदर? ठीक है, ध्यान रखना, तो वो मानता है, ठीक है, 11 ग्राम से बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। ठीक है, व्हाट इज वन फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ हीमोडाइल्यूटेड ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूट रक्त का एक शारीरिक लाभ क्या है? क्या होता है? हीमो जो डाइल्यूटेड ब्लड हो जाता है तो उसका लाभ क्या होता है फीमेल बॉडी के अंदर? ठीक है, ध्यान रखना, उसका लाभ होता है सॉरी, उसका लाभ होता है कि वो क्या करता है? भ्रूण को, ठीक है, जो फीटस है, फीटस को ऑक्सीजन आसानी से मिलती है। क्या? फीटस को जो ऑक्सीजन है वो आसानी से मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनिशियली रिलीज ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन ट्रांसफर टू द फीटस, ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, और ये ऑक्सीजन ट्रांसफर फीटस तक किसके द्वारा होती है? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ये भी याद रखना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस? क्या पूछा गया है कि मां से फीटस को ऑक्सीजन किस प्रकार ट्रांसफर होती है? ठीक है, वैसे ऊपर ही बता दिया है मैंने। ठीक है, किसके द्वारा होती है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आज हम क्वेश्चन 40 नहीं तो 30 तो कवर कर ही लेंगे। ठीक है, और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस में। ठीक है,
क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा है कि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया का मुख्य कारण क्या है, क्या कॉज है। ध्यान रखना उसका मुख्य कारण है, वो है 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज। जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीजेस हो जाता है मोर देन आरबीसी, आरबीसी से ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, प्लाज्मा की मात्रा जब आरबीसी से अधिक हो जाती है तब क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। डन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा गया है, what is the effect of hemodilution on hematocrit level, यानी पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूछा है हीमोडाइल्यूशन का हीमोटोक्रेट लेवल यानी पीसीबी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ध्यान रखना बच्चा, जो पीसीबी है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछा गया है, व्हाट इज प्राइमरी कंसिडर्ड अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी को, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया की स्थिति में क्यों माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो गर्भावस्था में शारीरिक एनीमिया की स्थिति क्यों माना जाता है, क्योंकि, ठीक है, इसका जो कारण है वो क्या है, ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। ठीक है, हीमोडाइल्यूशन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट डज आर डिक्रीज इन हीमेटोक्रेट इंडिकेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी में हीमेटोक्रेट में कमी किस बात को दर्शाती है। ठीक है, अगर हिमेटोक्रेट में कमी हो जाती है तो किसको ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, वो करेगा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, क्या, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। Which component increases more during pregnancy leading to dilution of blood। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा जो कंपोनेंट है वो अधिक इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, जिससे रक्त पतला हो जाता है। रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट। ध्यान रखना बच्चा, जब प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस होता है तो ब्लड क्या है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। Why is iron and folic acid supplementation essential during pregnancy। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की, ठीक है, अनुपूरकता क्यों आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखना, जो आयरन और फॉलिक एसिड है, ठीक है, वो क्यों देते हैं एक फीमेल को प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि बच्चा उसके अंदर क्या, टू प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल एनीमिया, शारीरिक एनीमिया को रोकने के लिए फीमेल को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आयरन एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, व्हाट रोल डज फॉलिक एसिड प्ले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा है कि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की क्या भूमिका है, क्या रोल प्ले करता है। ध्यान रखना बच्चा, ये क्या करता है, जो बच्चा होता है उसको प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट होता है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। आयरन डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू। क्या पूछा है, प्रेगनेंसी में आयरन की कमी किस कंडीशन को जन्म देती है। ठीक है, ध्यान रखना, वो देती है, किसको देती है, आयरन की कमी
एनीमिया को। किसको? एनीमिया को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है? व्हाट हैपन्स टू द व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC काउंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान WBC की संख्या में क्या होता है, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना WBC की जो संख्या है वो क्या होगी? बढ़ती है यानी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्लेटलेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान प्लेटलेट्स को लेकर क्या जो कथन है, ठीक है, जो ट्रू है स्टेटमेंट वो आपको बताना है। प्लेटलेट्स इंक्रीज, प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। प्लेटलेट रिमेन अनचेंज्ड, प्लेटलेट्स में कोई चेंज नहीं होता है। प्लेटलेट्स डिक्रीज, प्लेटलेट्स घटती हैं। प्लेटलेट्स डबल इन नंबर, प्लेटलेट्स संख्या में डबल हो जाती हैं। ध्यान रखना बच्चा, जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी? यहाँ पे परसेंट भी ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना हमेशा जब डिक्रीज हो। 50%, ठीक है, 50%। देन 15%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन ESR। ESR का फुल फॉर्म होता है इरेथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट। ठीक है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रेगनेंसी के अंदर? ध्यान रखना बच्चा, जो ESR होता है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस 4 टाइम, 4 गुना बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है? द इंक्रीज इन WBC काउंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड। क्या पूछा है कि प्रेगनेंसी में WBC की संख्या में वृद्धि को क्या माना जाता है। ठीक है, अगर इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है तो आप उसको क्या मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल फीमेल बॉडी के अंदर जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, आज हम कितने क्वेश्चन कवर करेंगे? 50 क्वेश्चन। ठीक है, और डेली हम कोशिश करेंगे कि 50 ही क्वेश्चन कवर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा है? व्हाई इज अ माइल्ड डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट कंसीडर्ड नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। क्या पूछा है? गर्भावस्था में प्लेटलेट की हल्की कमी को समान क्यों माना जाता है। ठीक है, इसलिए समान माना जाता है क्योंकि ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन एंड इंक्रीज्ड कंजप्शन। ठीक है, हीमोडाइलेशन और उपयोग बढ़ने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करो। अभी हमें कितने क्वेश्चन और कवर करने हैं? अभी करने हैं हमें 21 क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है? व्हाट हैपेंस टू कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान कार्डियक आउटपुट में क्या चेंज होगा, क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज, डिक्रीज या फिर रिमेन सेम। तो क्या होगा? ध्यान रखना, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है? When does the cardiac output start increasing in pregnancy? क्या पूछा है कि प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट में वृद्धि यानी इंक्रीज कब शुरू होता है, इंक्रीजिंग कब शुरू होगी। तो ध्यान रखना, 5th वीक्स में। ठीक है, कब? 5th वीक में कार्डियक आउटपुट में इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32
क्या पूछा गया है? When does cardiac output reach its peak level during pregnancy? क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कार्डियक आउटपुट अपनी अधिकतम सीमा पर कब पहुंचता है, यानी पीक लेवल पर। ध्यान रखना, ठीक है। 36 वीक, कब? 36 वीक में कार्डियक आउटपुट अपने पीक लेवल पर पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्डियक जो आउटपुट है वो क्या मैक्सिमम लेवल यानी पीक लेवल पर 36 वीक में पहुंच जाता है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्या पूछा गया है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान कार्डियक आउटपुट में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 60 to 70%। ध्यान रखना, इसमें जो इंक्रीज होगा 30 to 50%, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्या पूछा गया है? द इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज मेनली ड्यू टू। क्या पूछा है कि प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट की वृद्धि मुख्यतः किसके कारण होती है, ठीक है। कोई तो रीजन होगा। ध्यान रखना, इसका जो रीजन है वो है इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। जब हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या है, कार्डियक आउटपुट में भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्या पूछा गया है? इन विच पोजीशन कार्डियक आउटपुट इज लोएस्ट इन प्रेग्नेंट वुमेन। क्या पूछा गया है कि गर्भवती महिलाओं में किस स्थिति में कार्डियक आउटपुट सबसे कम होता है? कौन सी पोजीशन है वह, ठीक है, पोजीशन बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो सुपाइन पोजीशन होती है, ठीक है, उसमें कार्डियक आउटपुट लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रिस्क ऑफ कार्डियक फेलियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कार्डियक फेलियर का प्रेगनेंसी के दौरान पूछा है, ठीक है, कितना होता है, कितने परसेंट होता है। ध्यान रखना, प्रेगनेंसी के दौरान कार्डियक जो फेलियर है उसका जो परसेंट होता है वो होता है 30 to 40%, ठीक है, चांस होते हैं हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 30 to 40, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्या पूछा गया है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड, क्या पूछा है, एस्टिमेटेड रिस्क ऑफ कार्डियक फेलियर ड्यूरिंग लेबर। क्या पूछा है कि लेबर के दौरान, ठीक है, ये समय हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर का जो परसेंट है वो कितना होता है, कितना चांसेस होगा हार्ट फेलियर के। ध्यान रखना, उस समय, ठीक है, लेबर के टाइम, एट द टाइम ऑफ लेबर, उसमें होता है 40 to 50% चांस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्या पूछा गया है? What is the most critical period for cardiac failure in pregnant women? क्या पूछा है कि प्रेग्नेंट महिला में हार्ट फेलियर का सबसे क्रिटिकल गंभीर समय कौन सा होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, ड्यूरिंग लेबर, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, यानी पोस्टमार्टम, प्रसव के तुरंत बाद। ध्यान रखना, सबसे क्रिटिकल, ठीक है, मोस्ट, सबसे मैक्सिमम चांस ऑफ हार्ट फेलियर वो होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के तुरंत बाद। कितने परसेंट? 70 to 80% होता है, परसेंट भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्या पूछा गया है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चांस ऑफ हार्ट फेलियर जस्ट आफ्टर डिलीवरी?
क्या पूछा है कि डिलीवरी के बाद हार्ट फेलियर की संभावना लगभग कितनी होती है। ऊपर बताया था कितनी होती है, 70 to 80% होती है, मैक्सिमम चांस, ठीक है, हैविंग मैक्सिमम चांस ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया है, व्हाई इज द रिस्क ऑफ कार्डियक फेलियर हाईएस्ट जस्ट आफ्टर डिलीवरी। क्या पूछा है कि प्रसव के तुरंत बाद हार्ट फेलियर का जोखिम सबसे अधिक क्यों होता है, किस कारण। ध्यान रखना उसका जो रीजन है, ठीक है, जो रीजन है उसका वो सिंपल सा है, ड्यू टू सडन इंक्रीज इन वीनस रिटर्न्स, अचानक बढ़े हुए वीनस रिटर्न्स के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है नोट, इसको ध्यान से रीड करना। आफ्टर डिलीवरी यूट्रस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड रिटर्न्स टू मैटरनल सर्कुलेशन, ठीक है, और सडन लोड ऑन हार्ट, इसलिए, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना अच्छे से। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स रिमेन अनअफेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा है, प्रेगनेंसी के दौरान निम्न में से कौन सा कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कौन सा इफेक्ट नहीं होता है। कार्डियक आउटपुट, सीपीवी एंड जीपीवीपी, ठीक है, जीवीपी इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, ठीक है, सीपीवी एंड जेपीवी, ठीक है, यही क्या है, इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ड्यूरिंग जो कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर है वो कौन अफेक्टेड नहीं होते हैं, तो जे वीपी और सी वीपी इस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन आज की क्लास में हमारे कितने क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितने, 8 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 42 व्हाट इज अ कॉमन ईसीजी फाइंडिंग ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी। क्या पूछा है कि सामान्य प्रेगनेंसी में ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ईसीजी में क्या होगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा, क्या होगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 वन एक्सरे व्हाट चेंज कैन बी सीन इन द मैटरनल हार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा है, एक्सरे में प्रेगनेंसी के दौरान माँ के हार्ट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना उसमें जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो होंगे माइल्ड कार्डियोमेगैली, ठीक है, क्या, माइल्ड कार्डियोमेगैली। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रेगनेंसी में कड़ाई से वर्जित है, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एब्डोमेन या फिर डॉपलर स्टडी। ध्यान रखना जो एक्सरे है एब्डोमेन का वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कब, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ध्यान रखना ये जो रीजन है इसको भी आप ध्यान रखना, रेडिएशन एक्सपोजर टू फीटस मे कॉज कंगनाइटल एबनॉर्मलिटी, ठीक है, क्या है, बच्चे को जो है जन्मजात बीमारी होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, कब, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देन तो ये रीजन भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या पूछा गया है, व्हाई इज एक्सरे एब्डोमेन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग ईयरली प्रेगनेंसी। क्या पूछा है, गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में एक्सरे पेट को वर्जित होता है, जो एक्सरे है एब्डोमेन का वो क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, ठीक है, इसलिए होता है, मैंने बता दिया कि क्यों होता है, कैन कॉज कॉग्नाइटल मालफॉर्मेशन इन फीटस, भ्रूण में जन्मजात जो बीमारी है पैदा कर सकता है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लोकेशन ऑफ अपाइकल पल्स शिफ्ट्स ड्यू टू। क्या पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान अपाइकल पल्स का स्थान किस कारण बदलता है, क्या रीजन है, ठीक है। ध्यान रखना उसका जो रीजन है वो है
इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर इज अपाइकल पल्स बेस्ट फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा है, प्रेगनेंसी में अपाइकल पल्स को सबसे अच्छी तरह कहाँ सुना जा सकता है, किस जगह। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना वो जगह है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। क्या, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस 2.5 सेंटीमीटर लेटरल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। Why does apical pulse shift upward and laterally during pregnancy? क्या पूछा है कि गर्भावस्था में अपाइकल पल्स ऊपर और बाहर की ओर क्यों खिसकता है। ठीक है, ऊपर और बाहर की ओर क्यों खिसकता है, क्या कारण है। ध्यान रखना, उसको कारण है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायफ्राम बाय ग्रेविड यूट्रस। ठीक है, बढ़े हुए यूट्रस द्वारा डायफ्राम को ऊपर धकेलने के कारण ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, which stethoscope area is used to assess the apical pulse? अपाइकल पल्स को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का कौन सा भाग यूज में लेते हैं। सभी को पता है कौन सा लेते हैं, डायफ्राम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। और आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑस्कल्टेशन ऑफ अपिकल पल्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू असेस। गर्भावस्था में अपिकल पल्स के श्रवण से मुख्य रूप से क्या आकलन किया जाता है, क्या असेस किया जाता है। तो जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर आज के सेशन को एक मोटिवेशन वाइब्स के साथ एंड करेंगे। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम नो टेंशन पढ़िए, मेहनत हमेशा ज्यादा कीजिए। दुनिया कहेगी, देखिए दुनिया का काम है कहना, आप सफल होंगे तब भी बोलेगी और असफल होंगे तब भी बोलेगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। दुनिया से मत कहो कि हम कितनी मेहनत करते हैं, खुद को पता है हम मेहनत करते हैं बस। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।